देश की आधी आबादी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर शाम को 4 बजे वोटिंग होगी और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। इस दौरान पीएम मोदी भी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। वहीं आज विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोर्चा संभालेंगे। विपक्ष पहले ही साफ कर चुका है कि वो महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार इसमें डिलिमिटेशन बिल को जोड़कर लाना चाहती है, इसलिए विपक्ष इसके खिलाफ है। वहीं पर दक्षिण भारत राज्यों की पार्टियों की अलग समस्या है। उनका कहना है कि सरकार संसद में दक्षिण की आवाज को कम करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि सरकार ने चर्चा के पहले दिन ही बता दिया कि डिलिमिटेशन का फॉर्मूला क्या होगा और कैसे राज्यों में सीटों का बंटवारा होगा। बावजूद इसके विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। तो कल संसद में महिला आरक्षण के लिए बिल रखा गया। महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन की बात कही जा रही है विपक्ष की ओर से। इसके साथ ही आज 4 बजे इस पर वोटिंग होगी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने लगभग उन आरोपों को, या कह सकते हैं जो आशंकाएं थी, खासतौर पे दक्षिण भारत के तमाम पार्टियों की परिसीमन के चलते उनकी सीटें या फिर उनकी भागीदारी लोकसभा में कम हो जाएगी, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। मौजूदा हालात में दक्षिण के राज्यों की जो भागीदारी है वो भागीदारी बरकरार रहेगी और जो सीटों में बढ़ोतरी होगी वो उसी अनुपात में होगी ताकि किसी की भी भागीदारी कम ना हो। अगर इसके लिए किसी को गारंटी चाहिए तो वो गारंटी शब्द का भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान गुरुवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में सभी पार्टियों के इसके समर्थन करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बिल को राजनीतिक तराजू से ना तौलें। पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं को समझाया कि इस बिल का सपोर्ट करने में विपक्ष का ही फायदा है। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष को बता दिया कि जिसने भी देश की महिलाओं का विरोध किया, महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया। तो प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कल बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण दिया गया और बहुत अहम बातें कही गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अगर इस बिल के पास होने से आपको लगता है कि क्रेडिट हमें मिलेगा तो हम क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको देते हैं और अगर आप चाहें तो हम सरकारी खर्चे पर उन सभी नेताओं का नाम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे साथ सहयोग करेंगे इस बिल को पास कराने के लिए। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया तो ये विषय ही नहीं रहा। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बने। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है,
मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वो तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है। और विपक्षी पार्टियां महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल के साथ डीलिमिटेशन जुड़ जाने के चलते विपक्ष इसके खिलाफ है। विपक्ष की मांग है कि सरकार महिला आरक्षण बिल और डीलिमिटेशन को अलग करे। समाजवादी पार्टी की मांग है कि महिलाओं को आरक्षण सीटों पर नहीं बल्कि पार्टियों के अंदर होना चाहिए। वहीं विपक्ष का आरोप है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की नीयत साफ नहीं है। 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। अगर पार्टी को ये मौका मिलेगा तो न केवल कंपटीशन से हम बच सकते हैं, बल्कि संख्या महिलाओं की लड़ने की ज्यादा होगी। ये महिलाओं को ज्यादा नहीं लड़ने देना चाहते हैं चुनाव, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिजर्व कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा पक्ष है, हमारी मांग है कि ये जो लागू हो आरक्षण, वो पार्टी को मौका मिले, पार्टी लड़ाए उनको, पार्टी संख्या तय करे। ये क्या तरीका है कि महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आप एक डिलिमिटेशन को बुलडोज कर रहे हो, आप डिलिमिटेशन। आप जो ये बिल में आप जो ये संख्या लाए हो क्लॉज 3 में कि आर्टिकल 81 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आना चाहिए कि 815 मेंबर्स आने चाहिए, कहां से आया ये संख्या किसने निर्धारित किया? सरकार। और इसीलिए तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जब आपने परिसीमन की तो वहां पे आपने डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई और वहां पर आपने सेंसस, कौन से सेंसस का आपने इस्तेमाल किया? 2011 का। और दूसरे तरफ आपने असम में परिसीमन की, वहां पर परिसीमन की दायित्व खुद केंद्र चुनाव आयोग ने ले ली और वहां पर परिसीमन के सेंसस के आधार पर हुआ 2001 पर। हम तो उसको पूरा खिलाफ है। सब विरोधी दल इसको विरोध कर रहे हैं। हम वोट भी देंगे इसको खिलाफ, देखेंगे क्या होता है। ये खराब प्लान है। साउथ इंडियन स्टेट्स इसे नुकसान में पड़ेगा। और लोकसभा में विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल के सहारे सरकार को अपने सियासी चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश की, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब देकर विपक्षी बोलती बंद कर दी। इन्होंने कहा कि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है सरकार। इसको भी मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए, सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है। जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहले सभी मकानों को इंगित किया जाता है और उसके बाद में जो बिल्डिंग्स होते हैं इसके अंदर रहने वाले बंदों को इंगित किया जाता है। तो बिल्डिंग की अभी तक कोई जाति की व्यवस्था हुई नहीं है, होगी तब इसको भी गिन लेंगे भी। अभी तक बिल्डिंग की कोई जाति व्यवस्था नहीं है मान्यवर। जब व्यक्तियों की जाति गिनी जाएगी तब जाति जनगणना का सवाल आएगा। ये भी मैं आज पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 850 का आंकड़ा कहां से आया ये मैं समझाता हूं। 850 का जो आंकड़ा है मान्यवर, वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं। अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को
आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150 और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती हैं। तो ये 50% इस तरह से आया है और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है। 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। डिलिमिटेशन कमीशन का जिक्र है कि डिलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे। और दक्षिण की पार्टियों की मांग है कि हर राज्य को पार्लियामेंट में बराबर अहमियत और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अब इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि सीटों में 50% की बढ़ोतरी की योजना से दक्षिण भारत के हर राज्य को ज्यादा सीटें मिलेंगी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल सभी राज्यों में 50% सीटों में इजाफा होगा। डिलिमिटेशन बिल को लेकर दक्षिण राज्यों की पार्टियों की सबसे बड़ी चिंता संसद में उनके अधिकार कम होने की है। विपक्ष की सबसे बड़ी शिकायत है कि 2011 के सेंसस डेटा का इस्तेमाल करके आबादी के आधार पर डिलिमिटेशन करने से दक्षिणी राज्य पार्लियामेंट के किनारे चले जाएंगे और हिंदी हार्टलैंड ड्राइवर सीट पर आ जाएगा। लोकसभा में गृह मंत्री ने दक्षिण के 5 राज्यों में डिलिमिटेशन के बाद होने वाले बदलाव और सीटों की संख्या का गणित भी समझा दिया। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। ये बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। तमिलनाडु मान्यवर अभी 39 सांसद तमिलनाडु राज्य से चुनकर यहां आते हैं और 543 के सदन में उसके प्रतिशत है 7.18% और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है। 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। अब कुल मिलाकर दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है
उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहां शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97%, मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के जरिए संविधान को खत्म करना चाहती है। वहीं प्रियंका के आरोपों पर बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने जोरदार पलटवार किया। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। सच्चाई ये है कि आज की चर्चा दरअसल महिला आरक्षण पर है ही नहीं। जो विधेयक के सरकार ने पेश किया है उसका प्रारूप हमने पढ़ा, उससे पूरी चर्चा ही बदल गई है। संसद का 50% विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस प्रक्रिया के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े परिवर्तन के नियम क्या होंगे, कैसे किया जाएगा, इसके बारे में पूरे विधेयक में एक भी शब्द नहीं है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं। इसका मतलब यह है कि परिसीमन आयोग में सरकार द्वारा चुने गए 3 जने इस पूरे देश के प्रदेशों का वजूद, देश के लोकतंत्र में उनकी भागीदारी और उनका महत्व तय करेंगे। लोकतंत्र को खत्म करने की शुरुआत तो इस सरकार ने चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और अन्य संस्थाओं पर अपना पूरा दबाव डालकर शुरू कर ही लिया था, मगर अब लोकतंत्र पर खुला वार होने जा रहा है। अगर ये विधेयक पारित होता है तो समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे। कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करें कि जो लोकप्रिय नेता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता है प्रधानमंत्री जी, जिन्हें डेमोक्रेसी ने उनकी पार्टी को लाया है, वो उस डेमोक्रेसी को क्यों खत्म करेंगे? वो थोड़ा ना कोई इंदिरा गांधी जी की तरह उनसे कोई कुर्सी ले रहा है तो उनको कुर्सी पे हक जमा के रखना है तो वो डेमोक्रेसी खत्म करनी ही पड़ेगी। ऐसी तो कोई स्थिति है ही नहीं। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के लिए डेमोक्रेसी वर्क करती है तो वो मेरे लिए ही सबसे ज्यादा वर्क करती है। तो इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। जब देखो लोगों को बहलाना फुसलाना, जब देखो जो है वो झूठी बातें चलाना, और अब एक नई बात सीखी है, डिलिमिटेशन जो है। चलो वुमेन्स बिल, उनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, डिलिमिटेशन में लफड़ा है, इसको हम लोग नहीं आने देंगे। अरे प्रियंका गांधी जी, जब लास्ट टाइम डिलिमिटेशन तो कोई बीजेपी का तो कोई प्रोसीजर है नहीं, एक ये संवैधानिक ये एक प्रोसीजर है, हर 11-11 साल में होता था। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। 71 में जब हुई डिलिमिटेशन तो 61 करोड़ जो है वो भारतीय थे। उस टाइम पे जो 543 जो लगभग सीटें थी, आज भारतीयों की संख्या 140 हो गई है। क्या उनका समीकरण है? क्या उसमें से SC ST उनको उनका हक नहीं मिलेगा? SC ST में भी 1/3 हक महिलाओं, उनकी क्या संख्या है, उनकी क्या सीट आएगी? ये सारी कैलकुलेशन किस तरह से आप रिजर्वेशन देंगे? 140 करोड़ जो अब महिलाएं हैं तो दे शुड नॉट बी अकाउंटेड फॉर। इस तरह की ये बहकी बातें कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय जी, सोनिया गांधी जी कहती हैं कि इनको इतनी जल्दी क्यों है, ये महिला बिल इतना जल्दी में क्यों लाते हैं? तो आपकी तरह होना चाहिए था कि 30 साल जो है आपने इस बिल को लटका के रखा।